हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पाठक आप सभी का पाठक एग्रो फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बायोलॉजी की बातें करेंगे। ऑलरेडी बायोलॉजी के काफ़ी चैप्टर आपके लिए अरुण सर ने करवा दिए हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट जो हैं उनमें रिप्रोडक्शन, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी बातें आज आपकी पहले ही हो चुकी हैं। आज हम बायोलॉजी में जो बातें करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातें करेंगे, जो है हमारा इकोलॉजी। बच्चों, इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक सारी जो क्लास हुई आपकी मेरे द्वारा वो केमिस्ट्री की हुई थी। पहला ही ऐसा ऑनलाइन क्लासेज में ऐसा लेक्चर है जो बायोलॉजी का है मेरा। बच्चों, इकोलॉजी के अंदर हमारे 4 चैप्टर हैं टोटल, और यहाँ से आपके जेट या आईसीआर के अंदर 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। कई बार नीट के अंदर यहाँ से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो इकोलॉजी के जो 4 चैप्टर हैं, एक बार आप उनको देखें कौन कौन से हैं और क्या क्या बातें हम उनके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा चैप्टर है इकोलॉजी, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। सेकंड जो चैप्टर है बच्चों वो हमारा इकोसिस्टम है, जिसे हम कहते हैं पारितंत्र। थर्ड जो चैप्टर हमारा इसमें है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर हम पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में, जीवों के बारे में। जैव विविधता क्यों हमारे लिए उपयोगी है, किस तरह से जैव विविधता में कमी आ रही है, क्या कारण है जैव विविधता धीरे धीरे कम होती जा रही है। और चौथा हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में, पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में बातें करेंगे। प्रदूषण के क्या कारण हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ओजोन जो परतें हैं हमारी उसका अपक्षय क्यों हो रहा है, उसकी मोटाई को हम किस यूनिट में मापते हैं, ठीक है, जैविक खेती क्या है, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है आज वो है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी की बातें करेंगे। कुछ इसका आप पहले हिस्ट्री देख लेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड इकोलॉजी की। इकोलॉजी जो शब्द है बच्चों वो किसने दिया था? इकोलॉजी वर्ड गिवन बाय हिकल, अर्नेस्ट हिकल। जेड में बहुत बार पूछता है इस बात को कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हिकल ने। कुछ बुक्स में रीटर लिखा हुआ है बच्चों, क्लियर है, लेकिन आप क्या मान के चलेंगे, इसे हिकल ही मान के चलेंगे। अब हम सेकंड बात करते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है भाई? इसके पापा की तो बात करो ना, ये कहां से आया? फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी है हमारे बच्चों रीटर। फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है। फादर ऑफ, बोलो 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 बोलो, इंडियन इकोलॉजी। ये है हमारे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, रामदेव बाबा नहीं है योगा वाला, ठीक है, ये दूसरे हैं, रामदेव मिश्रा। एक महान वैज्ञानिक की बातें और करूंगा जिसके बारे में बहुत पूछता है, वार्मिंग जो था बच्चों, इसने सबसे पहले पादपों के अध्ययन के लिए, या हम कह सकते हैं कि पादपों के लिए सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था वार्मिंग ने, ठीक है ना। पादपों के लिए या पादपों के अध्ययन के लिए इकोलॉजी शब्द का उपयोग, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग ये किया था आपका कौन? वार्मिंग। तो ये कुछ हमने हिस्ट्री की बातें की हैं, आगे और भी हिस्ट्री चलती रहेगी। जब हम इकोसिस्टम में पहुंचेंगे वहां भी कुछ इतिहास की बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? हिकल ने। फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और पादपों के अध्ययन के लिए इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था वार्मिंग ने, ठीक है। आगे चल के और भी बताएंगे, वार्मिंग ने और भी बहुत काम किए जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले कि ये इकोलॉजी होती क्या है, क्या बीमारी है इकोलॉजी। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जेट या आईसीआर के लिए बायोलॉजी में मोस्ट चैप्टर कौन से हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है।
तो बता देता हूं आपके लिए, इकोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा है। प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर आपके 4-5 चैप्टर है, उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अलावा आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है, चाहे वो एनिमल क्लासिफिकेशन हो, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, और चाहे आपका वो प्लांट का क्लासिफिकेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके अलावा आपके जो इंसेक्ट हैं, कीट से भी 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएंगे, इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से बना है हमारा। पहला है आइकोस और दूसरा है लोगस, ठीक है, आइकोस लोगस। आइकोस का मतलब होता है होम, ठीक है, घर कहते हैं, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो इकोलॉजी जो होता है ना बच्चों, इसके लिए मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं कि इकोलॉजी क्या है। लो अब आप समझ गए, जीव और जो पर्यावरण है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा इकोलॉजी कहलाता है। किसका? जीव और पर्यावरण के मध्य में संबंधों का अध्ययन। जीव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका इस एनवायरनमेंट के साथ में क्या संबंध है, किस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड है, इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है, हमारा इकोलॉजी कहलाता है। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी, जीव और पर्यावरण के मध्य में जो संबंध है उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बच्चों, इकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इकोलॉजी के प्रकारों की बात करते हैं। देखिएगा इधर, बच्चों सबसे पहले आपको मैं इकोलॉजिकल हायरार्की बताता हूं। मतलब सीधी सी बात है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो हमारा जैव मंडल है ये कैसे बना, इसको देखिए। देखिए आपको अच्छे से पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिलकर के क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। आपको पता है कि परमाणु जो होता है उसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर जो हमारी वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उनमें चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो परमाणु में हमारे फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों मिलकर के क्या बना देते हैं, हमारा परमाणु बना देते हैं, एटम बना देते हैं, ठीक है। परमाणु जब मिलते हैं आपस में बच्चों, आपको पता है अच्छे से, केमिस्ट्री में ये बातें बताई हुई है मैंने, तो हमारे बनते अणु, ठीक है, मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। और जब अणु जब मिलते हैं, ठीक है, जब क्रिया करते हैं तो हमारा बन जाते हैं क्या, यौगिक बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक या फिर अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक। अब आपको अच्छे से पता है बेटे, ठीक है, कार्बनिक यौगिक आप अच्छे से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन है, जितने भी हमारे ये जैव अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, हार्मोन, डीएनए, आरएनए, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे ये जैव अणु हैं, कार्बनिक यौगिक हैं ये, ठीक है। तो इनसे क्या बनेंगे, हमारे कोशिकांग बन जाएंगे। आपको पता है हमारे कोशिकांग, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदेश ज्वालका, गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, ठीक है, ये सारे के सारे कोशिकांग। और जब कोशिकांग आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे निर्माण हो जाता है बच्चों कोशिका का, सेल का निर्माण हो जाता है, सेल, ठीक है। सेल जुड़ी तो हमारा क्या बन गया बताओ बेटा, ऊतक, टिश्यू, ठीक। और ऊतकों के मिलने से, विशिष्ट ऊतकों के मिलने से क्या बन जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, अंग बन जाते हैं, हाथ है, पैर है, फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, अलग अलग ऑर्गन बन गए। अब ऑर्गनों का जब समूह होगा, विशेष प्रकार के ऑर्गन जुड़ेंगे और हमारा बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, मतलब अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र बन गया। जैसे हमारे इधर ध्यान दे बच्चों, जैसे कि हमारा मुख गुहा है, दांत है, जीभ है, तालु है, ग्रिसनी है, ग्रिस्का है, आमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत। जब ये सारे अंग मिल गए तो कौन सा तंत्र बन गया, पाचन तंत्र बन गया। समझ रहे हो? इसी प्रकार से जनन तंत्र, जनन अंग आपस में मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जनन तंत्र बन जाएगा। उत्सर्जी अंग मिलेंगे तो उत्सर्जन तंत्र बन जाएगा। क्लियर है? तो अंगों के मिलने से क्या बन जाएगा, हमारा ऑर्गन्स के मिलने से क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है हमारे में, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्र का तंत्र, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन सिस्टम है। और तो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिले तो पूरा का पूरा जीव बन गया।
ठीक है, पूरा का पूरा क्या बन गया? जीव बन गया। और कह सकते हैं कि एक तरह से क्या बन गई? ऑर्गेनिज्म बन गई, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, जीव। बोलिए बात क्लियर है? चलिए अब देखते हैं जीव के बाद में क्या होगा। देखिए बच्चों, जनसंख्या। अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने लगेंगे, लेकिन होना नहीं है, ठीक है। और जनसंख्या के बाद में जब विभिन्न जनसंख्याएं मिलती हैं तो बनता है हमारा समुदाय, कम्युनिटी। जनसंख्या से क्या बनेगा? कम्युनिटी, पॉपुलेशन देन कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद में हमारा क्या आता है बच्चों? इकोसिस्टम। बिल्कुल, इकोसिस्टम जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और अनेक इकोसिस्टम से हमारा बनेगा बायोम। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी ये बायोम से क्वेश्चन पूछा है जेट में एक बार। क्या होते हैं बायोम? बातें जरूर करेंगे आगे चल के, कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेषताएं हैं। बायोम से मिलकर हमारा पूरा का पूरा बन गया है बायोस्फीयर, जैव मंडल बन गया है बायोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं बच्चों जैव मंडल। तो ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से हमारा परमाणु बना है, परमाणु से अणु, अणु से हमारा यौगिक बन गए हैं। कार्बनिक यौगिक जो हैं उनसे ही बने होते हैं हमारे कोशिकांग, कोशिकाओं के मिलने से कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र जब सारे के सारे जुड़ गए तो हमारा पूरा बॉडी बन गई। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म बन गया, जीव बन गया। तो यहां तक आपको समस्याएं नहीं थी, क्लियर। अब आते हैं ये क्या बीमारी है और ये क्या बीमारी है, दोनों को ध्यान से समझेंगे। जनसंख्या और समुदाय। देखो बच्चों, एक ही जाति के सदस्यों का समूह है, उसको तो हम कह देंगे जनसंख्या, ठीक है। और समुदाय अलग अलग जाति, भिन्न जाति के सदस्यों का समूह है, सदस्यों का समूह है, ठीक है ना। कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया? अलग अलग जाति के सदस्यों का समूह है तो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। और एक ही जाति के सदस्यों का समूह क्या हो जाएगा? हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, क्लियर है। जैसे मैं आपको बताता हूं ये जाति क्या है। देखो इधर, जाति क्या है? जाति का मतलब बेटा जो सदस्य आपस में क्या कर सके? सामान्य स्थिति में अंतर प्रजनन कर सकें। होने को तो कई सारी बातें होती है। एक ही जाति के सदस्य वो होते हैं जिनकी संरचनात्मक रूप से तो समान हो, ठीक है, जिनकी संरचना समान हो, कार्यात्मक रूप से समान हो, वो व्यवहारिक रूप से भी समान हो और आपस में क्या कर सकें? जो प्रजनन कर सकें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एक ही जाति के सदस्य कहते हैं, ठीक है। जो सदस्य, लिखता हूं इधर, आप नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे साथ के साथ। जो सदस्य आपस में सामान्य स्थिति में, नॉर्मल कंडीशंस में, सामान्य स्थिति में क्या कर सके बच्चों? प्रजनन कर सके, प्रजनन कर सकें, उन्हें हम कह देते हैं क्या? एक ही जाति के सदस्य। तो जब एक ही जाति के सदस्य आपस में मिलेंगे, केवल एक ही जाति का समूह है, तो हम उसको क्या कह देंगे? पॉपुलेशन कह देंगे। लेकिन अलग अलग जाति हो गई तो फिर उसको क्या कह देंगे? समुदाय कह देंगे। जैसे मानव जाति है, जैसे ह्यूमन स्पीसीज है हमारी मानव जाति, ठीक है। तो केवल मानवों का यदि समूह है तो उसको तो हम क्या कह देंगे? जनसंख्या कह देंगे, जनसंख्या। लेकिन अनेक जातियां यदि हैं, ठीक है, हम किसी भी क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जैसे हम यहां पर रह रहे हैं, है ना, तो यहां पर एक ही जाति थोड़ी होगी। या कुत्ता की भी जाति है, कुत्ता भी रहती है, यहाँ बिल्ली भी रहते हैं, रहते नहीं रहते, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव रहते हैं। तो इन सभी का जो समूह है, एक जाति ये हो गई, दूसरी ये जाति हो गई, अलग अलग जाति हो गई, तो फिर ये क्या है बच्चों? ये कम्युनिटी है, ये समुदाय है। क्लियर हो गए? दोनों बातें समझ में आ गई। जनसंख्या क्या है? एक ही जाति, ठीक है। और जब अलग अलग जाति है तो फिर उसको क्या कह देंगे हम? कम्युनिटी कह देंगे, समुदाय कह देंगे। बोलिए बात क्लियर है? होनी चाहिए। चलें आगे। अब देखिएगा, एक शब्द पर मैं दोबारा से जाऊंगा आपके लिए, जीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वेरी मोस्ट लगा लेना इस पॉइंट पर, ठीक है। इकोलॉजी की मूलभूत इकाई क्या है, या हम कहें कि इकोलॉजी की फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो इकोलॉजी की फंडामेंटल यूनिट आपकी क्या है बच्चों? वो जीव है।
इकोलॉजी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? जीव है। ठीक है, और वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, विभिन्न जीवों को वर्गीकृत किया गया है, समझ रहे हो? वर्गीकरण की तो फंडामेंटल इकाई है, वर्गीकरण की फंडामेंटल इकाई है आपकी जाति। जाति नोट करो दोनों पॉइंटों को। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज एंड, जीव के बारे में भी नोट करेंगे। ये क्या है बच्चों बताइए? इकोलॉजी की फंडामेंटल इकाई, ठीक है ना? दिस इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। बहुत बार पूछा गया है, तो अच्छे से देख लेना है कि इकोलॉजी की फंडामेंटल इकाई पूछ रहा है तो जीव, और यदि वो क्लासिफिकेशन की फंडामेंटल यूनिट पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन हम किसके आधार पर ये कहां से स्टार्ट करेंगे, तो जाति। नोट करेंगे दोनों पॉइंट को। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे आप लोग। चलिएगा अब देखिएगा बच्चों, संगठन स्तर के आधार पर इकोलॉजी के प्रकार। चलो जी, कहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार तो पीएमटी में पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है जरूर बताएंगे, लेकिन आप पहले टॉपिक पर आएंगे। बच्चों, संगठन स्तर के आधार पर इकोलॉजी दो प्रकार की होती है। एक है हमारी स्वयं पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी, ठीक है, और दूसरी है बच्चों सम पारिस्थितिकी, स्वयं पारिस्थितिकी और सम पारिस्थितिकी। आ जाएंगे, क्या है स्वयं पारिस्थितिकी? बच्चों, स्वयं पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है कि एक जाति का हम अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण के साथ में। कोई केवल एक जाति का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं पर्यावरण के साथ में, क्या उसके संबंध हैं, उसे हम कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी। तो एक ही शब्द आपको यहां याद रखना है कि एक जाति, तो फिर वो स्वयं पारिस्थितिकी, और भिन्न जातियां यदि हैं, देखते चलेंगे, भिन्न जातियां, अनेक जाति है, अलग अलग जाति, केवल एक ही जाति है, उसका हम पर्यावरण के साथ में यदि अध्ययन कर रहे हैं तो वह है स्वयं पारिस्थितिकी, केवल एक जाति। तो बच्चों, इसी को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं आज, जाति पारिस्थितिकी। जाति पारिस्थितिकी भी कहते हैं स्वयं पारिस्थितिकी को, ठीक है। या तो हम किसी एक जाति का, या ऐसे भी कह सकते हैं एक सदस्य का, जाति के किसी एक सदस्य का किसके साथ अध्ययन, पर्यावरण के साथ में अध्ययन। एक जाति कह लो, और चाहे जाति का कोई एक पर्टिकुलर मेंबर हमने लिया और उस मेंबर का हम पर्यावरण के साथ में क्या देख रहे हैं, संबंधों का अध्ययन, उसे हम कहेंगे स्वयं पारिस्थितिकी। ओनली वन स्पीसीज और पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। क्लियर? इधर चलते, यहां पर भिन्न भिन्न जातियां हैं, एक से अधिक जातियां हैं, उनका यदि हम एनवायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे कह देंगे समपारिस्थितिकी, अलग अलग जातियों का। और मैंने भी आपको एक बात बताई थी कि अलग अलग जातियों के समूह को हम क्या कहते हैं बच्चों, कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं, ठीक है। तो भिन्न जाति की जगह हम समुदाय लिख सकते हैं कि समुदाय का पर्यावरण के साथ में क्या संबंध है, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, समपारिस्थितिकी। दोनों क्लियर हो जानी चाहिए आपकी। यदि एक जाति का अध्ययन पर्यावरण के साथ में हो रहा है तो स्वयं पारिस्थितिकी, और अलग अलग जातियों का यदि पर्यावरण के साथ में अध्ययन किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे समपारिस्थितिकी। या केवल एक जाति, तो हमने दूसरा नाम दे दिया जाति पारिस्थितिकी, और यहां पर समुदाय है तो हम इसका दूसरा नाम दे देते हैं समुदाय पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी।
नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जाति पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी, एक जाति का पर्यावरण के साथ अध्ययन, जाति पारिस्थितिकी, और अलग अलग जातियों का पर्यावरण के साथ में जो अध्ययन है वो हमारी क्या है, वो समुदाय पारिस्थितिकी है। चलेंगे अब कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेंगे आप लोग, कुछ शब्दावली जो बार बार से आपके काम आने वाली है चैप्टर में। देखो तो भाइयों, कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत काम आएगी, जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। नंबर 1, सबसे पहले मैंने आपको अभी लिखाई दिया था जीव। जीव के बारे में मैंने लिखा दिया था, क्या था, इकोलॉजी की फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, इकोलॉजी की आधारभूत इकाई, मूलभूत इकाई क्या होती है, जीव होती है। ठीक है, वो जीव कैसा भी हो सकता है, आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है ना, जो जीव है वो एक कोशिकीय भी हो सकता है और बहुकोशिकीय, दोनों ही हो सकता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेल्युलर, या फिर बच्चों मल्टी सेलुलर। क्लियर है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। सेकंड बात मैंने अभी आपको वो भी बता दी है बच्चों, स्पीशीज मतलब जाति। आ जाएंगे यहां पर भी, जाति क्या थी बताइए, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्गीकरण की फंडामेंटल यूनिट है ये, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल यूनिट। जाति क्या होती है, मैंने आपको ये भी बता दिया था, क्या कि वे सदस्य या सदस्यों का वो समूह है जिनकी संरचना लगभग समान है। हम सभी एक जाति के हैं, संरचना समान है, सबके 2 आंख हैं, 2 नाक हैं, 2 नाक हैं, एक ही तो है, 2 नहीं है, ओए नाक एक ही है भाई, ओए मत देखे एक ही है। ठीक है ना, हाँ 2 आंख, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ हैं, सबकी संरचना बराबर ही तो है। अब ये बात अलग है, वो जीन्स के कारण कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई बोना है। ठीक है ना, वो एनवायरमेंटल इफेक्ट पड़ जाता है या तो, और या फिर वो क्या होता है, जीन के कारण होता है, म्यूटेशन के कारण भी हो जाता है, वो चीज अलग होती है। क्लियर है मेरी बात। जाति क्या है, ये वर्गीकरण की फंडामेंटल इकाई है। एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं, संरचना समान होगी उनका, उनके कार्य भी समान होंगे, हमारे सबके कार्य समान है लगभग, आनुवांशिक संगठन भी बराबर होगा। आनुवांशिक संगठन हमारा समान है, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो मानव में, सभी मानवों में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि क्या होगा, सामान्य परिस्थिति में जो सदस्य, पूरा लिखना आप लोग, जो सदस्य सामान्य स्थितियों में, नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य स्थितियों में क्या कर सकें बच्चों, प्रजनन कर सकें, प्रजनन कर सकें। ठीक है ना, उससे हम क्या कह देंगे, जाति कह देंगे। ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन में प्रजनन हो जाना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग बात है कि हम क्रॉस करवा रहे हैं, हम खच्चर उत्पन्न कर रहे हैं, म्यूल, ठीक है, म्यूल है या हिनी है, वो एक अलग बात है, वो सामान्य स्थितियों में जनन नहीं हुआ है। जाति की बातें समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों, महत्वपूर्ण बात आपके लिए बताता हूं, जहां से क्वेश्चन सच्ची मुच्ची बहुत आते हैं जी, सच्ची मुच्ची, एक भी शब्द ऐसा नहीं है तो झूठ बोला जाता है यहाँ। देखिए, एक होती है हमारी कीस्टोन स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज। सर ये क्या बीमारी है, बताता हूं। कीस्टोन स्पीशीज को बच्चों हिंदी में कहते हैं कुंजी शिला। ये पूछा गया है, ये EIPMT 2009 या 10, कन्फर्म इतना नहीं है कि 9 में था या 10 में, बट ये पूछा गया है 9 या 10 में से एक बार पूछ लिया गया था। ये कुंजी शिला जाति, कुंजी शिला जाति। ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, जिन्हें हम कहते हैं बच्चों स्थानीय जाति, स्थानीय जाति।
दोनों को समझा देते हैं आपके लिए, व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज एंड व्हाट इज एंडेमिक स्पीसीज। सुनिएगा, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती है, सुनो बेटा। देखो, कीस्टोन जो जाति होती है ना, भले ही उसकी संख्या कम हो, सुनना ध्यान से, संख्या कम होगी समुदाय में, हो सकता है कि उनकी संख्या कम हो, उनका जो बायोमास है, जैव भार, बायोमास किसको बोलते हैं, जैव भार को। बायोमास कैसे निकालते हैं, क्या होता है बेटा, ये धीरे 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 जैसे चैप्टर आगे जाएगा आप समझते चलेंगे। तो कीस्टोन जो प्रजाति होती है ना बच्चों, चाहे उसकी संख्या कम हो समुदाय में, बहुत कम हो, चाहे उनका बायोमास कम हो, उनका जैव भार कम हो, टोटल जो बायोमास है वो भले ही कम हो, लेकिन बच्चों ये प्रभावी होती है, समुदाय में सबसे अधिक प्रभावी होती है, ये सर्वे सर्वा होती है, यही कंट्रोल करती है पूरे के पूरे समुदाय को। मैं बताता हूं आपको, कीस्टोन स्पीसीज का उदाहरण बताता हूं, जैसे जंगल में शेर। अब आपको पता है शेर की संख्या बहुत कम है, भले ही समुदाय में, उस जंगल में शेर, और बताइए शेर ऐसे थोड़े रहते कि लो ये शेर पड़ा, ये इसके ऊपर ये शेर पड़ा, लो कीड़े मकोड़े की तरह शेर पड़े। शेर की संख्या भले ही कम है, जैव भार कम है। यदि उनका टोटल बायोमास की यदि हम बात करें, शेर के बायोमास की बात करें, और अन्य जो ऑर्गेनिज्म वहाँ कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बकरी हैं, हिरण हैं, उनके बायोमास की बात करें, तो उनकी तुलना में उस शेर की संख्या कम है, बायोमास भी उसका कम है, लेकिन पूरे जंगल को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो शेर कर रहा है, वो शेर कर रहा है। शेर ही वहां की सबसे अधिक प्रभावशाली जाति है। क्लियर है? कीस्टोन स्पीसीज समझ में आ गई? मैं लिखता हूं, ऊपर से मिटाऊंगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, देखो बेटा, तो कीस्टोन स्पीसीज के बारे में लिखे बातों को, चाहे संख्या कम हो, जैव भार कम हो, बायोमास कम हो सकता है, जैव भार कम हो, लेकिन फिर भी समुदाय में क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं, समुदाय में प्रभावी होती हैं, ये ही समुदाय को कंट्रोल करती हैं, समुदाय में प्रभावी। ठीक है ना? इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज, या हम कह सकते हैं कुंजी शिला जाति, जो हिंदी आपको बता दी थी। ठीक है, उदाहरण लिख लो, क्या क्या थे बताइए, मैंने भी बताया था आपको। जंगल में शेर, ये कीस्टोन स्पीसीज है, यही तो पूरा निर्धारित करेगा समुदाय को। ठीक है ना? शीर्ष उपभोक्ता है ये। और बताइएगा, सेकंड एग्जांपल लिखेंगे इसका, रेगिस्तान में कंगारू रैट, कंगारू चूहा, ये रेगिस्तान में कंगारू चूहा, ये कीस्टोन स्पीसीज हुआ करती है। जंगल में शेर, ठीक है। और उष्णकटिबंधीय, मोस्ट डालिए, उष्णकटिबंधीय, सर ये कौन सी बीमारी है, कौन सा नया राक्षस आया है क्या है? वृत्तासुर, महिमासुर, जन कौन कौन से सुने थे? ये नया राक्षस है? कोई राक्षस नहीं है, बहुत प्यारी चीज है, आगे चल के बातें करेंगे इसकी। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अंजीर वृक्ष, तो 3 कीस्टोन स्पीसीज आपको बता दी है। जंगल में शेर, रेगिस्तान में कौन है हमारा, कंगारू रैट, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन अंजीर वृक्ष। जब बात इनकी आई गई है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। बच्चों, सबसे अधिक जैव विविधता इन्हीं में पाई जाती है। स्टार लगा करके वेरी मोस्ट लिख लेना है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। क्यों पाई जाती है? सबसे अधिक जीव, या कहें कि सबसे अधिक जातियां कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं सर? क्या कारण है? जरूर बताएंगे आगे के लेक्चर में। क्लियर है? नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कीस्टोन स्पीसीज आपकी समझ में आ गई है। सेकंड सुनेंगे बच्चों, सेकंड है हमारी एंडेमिक स्पीसीज, स्थानीय। सुनेंगे बच्चों, एंडेमिक का नाम से ही स्पष्ट हो गया है, स्थानीय, यानी कुछ जातियां ऐसी होती हैं
जो केवल एक ही जगह पर रहती है, वो एक ही स्थान पर निवास करती हैं, दूसरे जो क्षेत्र हैं वहां पर वो नहीं पाई जाती, एक विशेष स्थान पर ही पाई जाएंगी, पर्टिकुलर उनका एक स्थान होगा, वहीं पर पाई जाएंगी, विश्व के अन्य भागों में वो नहीं पाई जाएंगी। नाम से क्लियर है, स्थानीय, कुछ स्थानों पर ही पाई जाने वाली जातियों को स्थानीय जाति कहते हैं, सब जगह पर ये नहीं पाई जाती। जैसे मैं आपको एंडेमिक स्पीशीज के उदाहरण बता रहा हूं बच्चों, यहां पर आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है, सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू, केवल ऑस्ट्रेलिया में तो होते हैं वो, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में होते, स्थानीय प्रजाति है वहां की, ठीक है ना, एंडेमिक स्पीशीज है वहां की ये। चलिएगा, अब इसका कारण कई बार वो पूछ लेता है बच्चों सॉरी, कि ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों पाए जाते कंगारू, एंडेमिक स्पीशीज है ये हमारा, जो ऑस्ट्रेलिया में जो कंगारू है एंडेमिक स्पीशीज है, ऐसा क्यों, ये दूसरे क्षेत्रों में क्यों नहीं फैले, बताता हूं। इसका कारण है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है, इसका कारण है महाद्वीपीय पृथक्करण। महाद्वीप आपस में पृथक्करण। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसी में पाए जाते कंगारू केवल, या ऐसे आ जाए कि एंडेमिक जो स्पीशीज होती है वो विशेष स्थानों पर पाई जाती है, सब जगह नहीं पाई जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है बच्चों हमारा, कहां गया मेरे को नहीं दिख रहा है, ये रहा, महाद्वीपीय पृथक्करण। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीशीज का पहला उदाहरण आपने लिख लिया है, सेकंड लिखिएगा, चीनी घाटी, चाइनीज वैली, घाटी को वैली बोलते हैं, चीनी घाटी में मेटासिकोया भी केवल चीनी घाटी में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको कह देते हैं एंडेमिक स्पीशीज है। ठीक है, तो चीनी घाटी की एंडेमिक स्पीशीज कौन हो गई, मेटासिकोया। ऑस्ट्रेलिया की एंडेमिक स्पीशीज कौन हो गई प्यारे बच्चों, कंगारू। ठीक है, 5 एग्जांपल याद हो गए, 3 तो मैंने आपको कीस्टोन स्पीशीज में बताए हैं और 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं एंडेमिक स्पीशीज में। मुझे लगता है कि कहानियों को आगे बढ़ा देना चाहिए, चलते हैं। अरे मिट यार, मिट। चलो पीछे के पॉइंट्स को रिवाइज करते रहा करो दिमाग में, साथ ही कीस्टोन कौन है, जीव क्या है, जाति क्या है, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है। ठीक है, ये सारी बातें हमारी हो गई। अब हम चलते हैं 4th टर्मिनोलॉजी पर, 4th। ठीक है, चलिएगा, अब सुनते हैं बच्चों हम जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या मैंने अभी आपको बता दिया था, क्या था, एक ही जाति के सदस्यों का समूह है, एक ही जाति के सदस्यों का जो समूह है, जो किसी क्षेत्र में रहता है, उसे हम जनसंख्या कहते हैं, नंबर 5 समुदाय। बोलिए क्या हो जाएगा, भिन्न जातियों का समूह है, ए ग्रुप ऑफ वेरियस स्पीशीज, विभिन्न जातियों का समूह है। चलें आगे चलें, नहीं बेटा, नंबर 6 पर आएंगे, इकोटॉन। ओहो, तेरे तो कहने ही क्या, बहुत पूछा है बेटे, जेट का फेमस क्वेश्चन रहा है इकोटॉन। क्या है इकोटॉन, आइएगा बच्चों, ये हमारा कोई एक समुदाय है, ठीक है, कोई समुदाय है ए, ये हमारा बच्चों दूसरा समुदाय है बी। ठीक है, इनका जो ये संक्रमण क्षेत्र है ना, जो ये अतिव्यापित वाला क्षेत्र है, एक बात बताओ मुझे, ये हमारा समुदाय ए हो गया, कम्युनिटी ए है, ये समुदाय है बच्चों, ये समुदाय ए और ये समुदाय बी। ठीक है, तो ये जो मैंने डार्क कर रखा है, जो भाग मैंने डार्क कर रखा है बच्चों, बताओ यहां पर समुदाय ए की भी जातियां होंगी।
ठीक है। और इसमें समुदाय बी की भी जातियां होंगी, दोनों के बीच का क्षेत्र है, ये कह सकते हैं कि अतिव्यापित क्षेत्र है, या कह सकते हैं कि दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। और इसी संक्रमण क्षेत्र को हम क्या नाम दे देते हैं? इकोटोन। क्या नाम दे देते हैं? इकोटोन। दो समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, परिभाषा बोल रहा हूं मैं, दो समुदाय हैं, इनके मध्य का ये जो संक्रमण क्षेत्र है, जो ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन रीजन है, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोटोन। तो इकोटोन में इस समुदाय की भी जातियां होंगी और इस सब समुदाय की भी जातियां होंगी, दोनों ही समुदाय की जातियां यहां पाई जाती है। तो एक बात बताओ मुझे, इकोटोन जो है बच्चों, इस इकोटोन में जैव विविधता ज्यादा होगी या कम होगी? बताइए, जैव विविधता ए में ज्यादा होगी या बी में या इकोटोन में? मुझे ये बताओ। जैव विविधता इकोटोन में ज्यादा होगी सर, क्यों? क्योंकि मान लो यहां पर 4 प्रकार के जातियां थी, ध्यान दो बेटा, ए में, और यहां पर भी मान लो यहां 5 प्रकार की जातियां थी बी में, ठीक है। लेकिन हमारा जो संक्रमण क्षेत्र है, इसमें ए की भी जातियां हैं और बी की भी जातियां हैं, दोनों की जातियां हैं, तो 4 जातियां तो इसकी हो गई, हो सकता है 4 में से 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 4 तो इसकी हो गई और 5 इसकी हो गई, तो यहां पर टोटल जातियां कितनी हो गई हमारी? 9 हो गई सर। तो यहां केवल 4 प्रकार की जातियां थी या 5 प्रकार की थी, लेकिन इकोटोन में तो दोनों ही समुदायों की जातियां हैं। तो बताइए, इकोटोन में जैव विविधता ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। जितने प्रकार के जीव हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव होंगे, तो जैव विविधता ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे, इकोटोन में जैव विविधता बताइए कम या अधिक? अधिक होगी ना, क्योंकि दोनों ही समुदायों की जातियां यहां निवास करती हैं, ठीक है। तो दोनों ही समुदायों की जातियां हैं यहां पर, तो इकोटोन में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो ज्यादा हुआ करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट देखेंगे बच्चों, यही देख लेंगे, जगह है अभी हमारे पास में। चलो देखो कोर जातियां। यस गुरुजी, ये कौन है? कोर जातियां। सुनिए, कोर का मतलब सब जानते हैं, हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं कोर का मतलब होता है किनारा, है कि बेटा? अरे भाई अच्छे से निकल आ रहे हैं, कांच की ये कोर तोड़ दी तूने, शीशे की कोर तोड़ दी, है। कई क्षेत्रों में बोलते, कई क्षेत्रों में नहीं भी बोलते कोर ना, हमारे भरतपुर में कोर नहीं बोलते, लेकिन मारवाड़ी साइड में ना कोर का मतलब होता है किनारा, ठीक है ना। तो कोर जातियां, सुनिएगा क्या होता है बेटा, कोर जाति का मतलब होता है समुदाय के किनारों पर पाई जाने वाली जातियां, समुदाय के किनारे पर उपस्थित जातियां। तो कोर का मतलब याद रखो आप, तो कोर बोले तो किनारा, तो समुदाय के किनारे पर उपस्थित जातियां, समुदाय के किनारे पर उपस्थित जातियां, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों इधर आओ बच्चों, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इकोटोन में जो जातियां हैं वो भी तो कोर जातियां हैं। सर कैसे? बताता हूं, देखिए इधर आओ देखो बच्चों, ये एक समुदाय है हमारा, क्लियर है, ठीक है। ये इसका किनारा ही तो हो गया ना, इस समुदाय का ये क्या है हमारा? ये किनारा है ना बेटा। ये हमारा दूसरा समुदाय है, तो ये इसका किनारा, ये रहा, देखो ये किनारा हो गया समुदाय बी का, और ये हो गया समुदाय ए का किनारा। तो यहां पर जो जातियां होंगी वही तो कोर जातियां हैं। यहां पर जो जातियां होंगी ए के किनारे पर और बी के किनारे पर, यही हमारा क्या है? कोर जातियां। और इसी को हमने अभी क्या कहा था? संक्रमण क्षेत्र, इकोटोन। तो इकोटोन में पाई जाने वाली जातियों को हम क्या कहते हैं? कोर जाति, या हम कह सकते हैं कि समुदाय के किनारे पर पाई जाने वाली जातियों को हम कहते हैं कोर जाति, और इस प्रभाव को कहते हैं कोर प्रभाव, एज इफेक्ट, कोर इफेक्ट। समझ में आ गया है? कोई यदि आपसे पूछता है कि कोर प्रभाव क्या है, तो क्या कहेंगे कि समुदाय के किनारे पर पाई जाने वाली जो जातियां हैं, समुदाय के किनारे पर पाई जाने वाली जातियों को हम कहते हैं कोर जातियां, और इसी प्रभाव को हम कहते हैं कोर प्रभाव, कोर इफेक्ट। क्लियर है? चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, नंबर 8 पॉइंट। अरे भाइयों समझ में तो आ रही है ना बायोलॉजी? कुछ तो समझ रहे होंगे यार, ये वही मास्टर है क्या यार? ये तो ना रोज पता नहीं क्या क्या भौंकता रहता था, केमिस्ट्री चलती थी। चलिए हाँ, पढ़ रहे हैं भैया। देखिए कुछ बच्चे लाइव जो क्लासेज आपकी ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही हैं यूट्यूब पर जो अपलोड हो रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा
सिंसियरली और सीरियसली बच्चों वीडियो लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं। यदि किसी दिन मिस भी हो जाता है, 1 दिन या 2 दिन के लिए यदि मिस भी हो जाता है ना वीडियो लेक्चर, यदि हम अपलोड नहीं कर पाते, तो ना बच्चों के सारे दिन मैसेज, फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह कमेंट बॉक्स, सर वीडियो लेक्चर नहीं आया, आज वीडियो लेक्चर नहीं आया। और उन्हीं बच्चों की वजह से बच्चों ये वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं बस यही देखते हैं, हाँ यार आजकल चल रहा है, आजकल वो बंद हो गए जिंदे या कोरोना में कहीं इधर उधर तो नहीं है। देखते देखते चलो पाठक गुरु के चैनल को देखते हैं, अभी आ भी रहे वीडियो नहीं आ रहे। बच्चों वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इस तरह से यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो देखने का कोई मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो आप कोई मूवी देख लो, कोई सॉन्ग सुन लो। पढ़ाई वास्तव में वो होती है जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और नोट्स कॉपी आपके साथ में है, आप नोट्स बना रहे हैं। खैर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बात तो हम वैसे भी करते रहते हैं, बार बार से करते रहते हैं। नंबर 8 पर लेकर के आऊँगा मैं जैविक विभव। जैविक विभव जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल। चलो जी, जैविक विभव का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये शब्द किसने दिया, ये बहुत पूछा गया है। देखिए ये शब्द दिया था चैपमैन ने। बायोटिक पोटेंशियल वर्ड गिवन बाय चैपमैन। चैपमैन क्या होता है जैविक विभव? देखिए बेटा, अनुकूलतम परिस्थितियों में, अनुकूलतम परिस्थितियों में किसी जीव की अधिकतम जनन क्षमता, ठीक है ना, क्या कहलाती है? बीपी कहलाती है, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। अनुकूलतम परिस्थितियों में किसी जीव की अधिकतम जनन क्षमता को हम क्या कहेंगे? बायोटिक पोटेंशियल। नोट करेंगे, समझाएंगे आपको, नोट करिए। हाँ, चाय पिला देता हूँ इसको, प्यास लग गई है, पी ले बच्चे, चाय पी ले। कर लिया, नोट कर लिया, चलो तो। हाँ बच्चों, आइएगा इसका मतलब समझाता हूं कि अनुकूलतम परिस्थितियों में, परिस्थितियां अनुकूल हैं, किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है। आपको पता है कि जातियों के बीच में या कहीं की जनसंख्याओं के बीच में आपस में क्रियाएं होती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। संसाधन सीमित हैं, लड्डू एक है, खाने वाले 4 हैं। लड़ाई होगी, पक्की बात है। वो कहेगा मेरे को दे, वो कहेगा मेरे को दे, चारों लड़ेंगे और चारों में से जो शक्तिशाली होगा वो उस लड्डू को खा लेगा, बाकी के तीनों को मार देगा, मार करके और खुद लड्डू खा जाएगा। सीधी बात है, जो शक्तिशाली है वो अस्तित्व में रहने वाला है, जिसका अस्तित्व जिसका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा किसी का? जब वो शक्तिशाली नहीं होगा। सुनिएगा, अनुकूलतम परिस्थितियां हैं, किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो भोजन हो। मुख्य रूप से जो लड़ाई होती है ना बच्चों, वो 3 चीजों के लिए हुआ करती है दुनिया में। है कौन कौन सी बताइए? एक तो भोजन है, आदमी भूखा मरेगा, लड़ेगा। इसके अलावा आवास, हैबिटेट, रहने के लिए जगह चाहिए आदमी को, जगह की यदि कमी है तो फिर वो लड़ेगा। आजकल लॉकडाउन में तो आपको पता ही लड़ाइयाँ ना खूब हो रही हैं। तो बाल लोग नौकरी करते थे, कोई कहीं नौकरी करता था, कोई कहीं नौकरी करता था, कोई 5 साल से आया है, कोई 10 साल से आया है, आते काम धंधे तो रहे नहीं है। ला भाई जमीन का बंटवारा कर लो, आ जाओ। संसाधन सीमित हो गए। या तो भोजन की लड़ाई होती है, या फिर आवास की लड़ाई होती है, और या फिर लड़ाई होती है जीवन साथी की। तेरी नहीं है, मेरी है, ये चल तो लड़ ले भाई, जिसकी होगी वो ले लेगा। तो मैं बातें कर रहा हूँ बच्चों, ये मजे की बात नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में सही बात है, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको। गाउसे का स्पर्धी अपवर्जन नियम। तो जब जब संसाधन कम होने लगते हैं, जब जब कमी होती है किसी चीज की, तो फिर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और लड़ाई झगड़े में जो पावरफुल है वो अपने अस्तित्व को बना के रखता है, और जो पावरफुल नहीं है वो विलुप्त हो जाता है। खैर ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ही लड़ाई होती है, लड़ाई से बचा भी जा सकता है। कैसे बचते हैं लड़ाई से? लड़ाई से बच के भी जीवित रह सकते हैं दोनों जातियां या 4 जातियां, जितनी भी जातियां जो आपस में लड़ रही हैं, कैसे जीवित रह सकती है बिना लड़ाई किए भी?
कैसे खुद को अस्तित्व में रख सकती है, आगे बातें जरूर करेंगे, उदाहरण के साथ समझाएंगे। लेकिन पहले इसको समझेंगे कि अनुकूलतम परिस्थितियों में किसी जीव की अधिकतम जनन क्षमता, परिस्थितियां अनुकूल है, किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा हो नहीं रही है, जीव की जो अधिकतम प्रजनन क्षमता है, कितनी वो जनन क्षमता कर सकता है, कितनी जनन क्षमता उसकी है, उसी हम कहते हैं जैविक प्रभाव। या 2 शब्द लिखता हूं केवल आपके लिए, इतना लंबा लंबा सा नहीं चलना यार। अबाधित, लो जी, अबाधित जनन क्षमता, कोई डिस्टरबेंस नहीं है भाई, जनन करे जा तो बस अबाधित, ठीक है ना, बिना किसी डिस्टरबेंस के। बिना किसी डिस्टरबेंस का मतलब क्या हो गया, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसका मतलब अनुकूलतम परिस्थिति, बात तो वही हो गई ना, ठीक है ना। तो बिना किसी डिस्टरबेंस के, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से मजे ले। और अब देखते कि तू कितना अधिक जनन कर सकता है, तेरी जनन क्षमता कितनी है, हम उसी को क्या कहेंगे, बायोटिक पोटेंशियल कहेंगे। समझ में मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा, इस शब्द को जरूर नोट कर लेना है। अबाधित जनन क्षमता, ये शब्द कई बार आया है, ठीक है ना, कि अबाधित जनन क्षमता की स्थिति में क्या होगा, इसे क्या कहेंगे, क्या कंडीशन है ये, दिस इज बायोटिक पोटेंशियल। ये है हमारा जैविक विभव। चलिएगा नेक्स्ट वर्ड लगाएंगे, पिलवक, प्लैंक्टॉन्स, पिलवक, 9th नंबर पॉइंट, प्लैंक्टॉन्स, पिलवक, ठीक है ना, जानते हो आप अच्छे से, होता है ना जंतु प्लवक, पादप प्लवक, है ना, जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। सुनिएगा बच्चों, पिलवक क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है। पिलवक, पिलवक का मतलब होता है तैरना। लो जी, सबसे पहले हमने इसी से बना दिया तैरना, ठीक है। तो पिलवक क्या है बेटा, पिलवक वो जीव हैं, प्लैंक्टन वे जीव होते हैं जो जल की धाराओं के साथ बहते हैं, समुद्र में पाए जा रहे हैं। और जल की धारा, हवा इधर की चली, धाराएं इधर चल रही है, वो इधर ही चल दी है। लो जी, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ ही, धारा इधर चली, वो इधर चल दी। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें गमनांग नहीं होते, ठीक है। और जब गमनांग नहीं है तो फिर सक्रिय नहीं है, सक्रिय रूप से नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं तैर रहे, जिधर जल की धाराएं चलेंगी उधर ये बहेंगे। लिखता हूं बात को, गमनांग नहीं पाए जाने के कारण, गमनांग नहीं पाए जाने के कारण पता बेटा कैसे तैरते हैं ये, मुक्त रूप से तैरते हैं, सक्रिय रूप से नहीं तैरते, ठीक है ना, मुक्त रूप से तैरते हैं। ठीक है ना, प्लवक, प्लवक गमनांग नहीं होते, और गमनांग नहीं होते तो मुक्त रूप से किसके साथ तैरते हैं, मुक्त रूप से जल धाराओं के साथ, लिख सकते हो आप, भले जल की जो धारा है उनके साथ में मुक्त रूप से तैरते रहते हैं, मुक्त रूप से विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा उदाहरण लिखेंगे इसका बच्चों, क्रिस्टेशियन लार्वा, क्रिस्टेशियन लार्वा, और सेकंड उदाहरण लिखेंगे इसका डायटम्स, डायटम्स, ठीक है ना। अब ये डायटम्स क्या हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हैं, सारी बातें करेंगे। डाइवर्सिटी जब आपको पढ़ाएंगे, प्लांट डाइवर्सिटी जब पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, वहाँ बातें करेंगे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, मायोकोटा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी, ठीक है ना, वहाँ पर आपसे बातें करेंगे कि क्या है ये डायटम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायटम्स से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गया है, प्लवक समझ में आ गया है सारे के सारे। प्लवक क्या होते हैं, जो मुक्त रूप से तैरते हैं। मुक्त रूप से क्यों तैर रहे हैं, क्योंकि इनमें गमनांग नहीं पाए जाते। उदाहरण याद रखना है, क्रिस्टेशियन लार्वा एंड डायटम्स। चलिए अगली हेडिंग लगा लो, नेक्टॉन, 10 नंबर। नेक्टॉन्स, नंबर 10 नेक्टॉन्स। चलो जी मोस्ट कर लेना, सच्ची मुच्ची में पूछा गया है ये, आप भले ही चेक कर लेना। 2010 या 2011 या IPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2010 में या फिर 11 में, है ना। थोड़ा इतना तो वेरी करता है यारो, ऐसा थोड़ी सामने लिखे रखे हैं हमारे क्वेश्चन। अब सुनिएगा, नेक्टॉन क्या होते हैं, बिल्कुल ही इनके उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं। ये नेक्टॉन होते हैं, ये नकटे होते हैं। कहते नहीं बहुत नकटा आदमी है यार ये, है किसी बात को नहीं मानता यार, इसको कहते हैं कुछ और करता है उल्टा ही, नकटा। तो ये भी नकटे ही हैं। कैसे, सुनिएगा,
बच्चों इनमें गमनांग नहीं थे ना, तो इनमें हैं गमनांग पाए जाते हैं। चलो जी सर गमनांग है तो फिर ये स्वतंत्र रूप से क्यों तैरेंगे? नहीं तैरेंगे, मैंने कब कहा स्वतंत्र रूप से तैरेंगे, ये तो सक्रिय रूप से तैरेंगे, जैसे इनका मन करेगा उधर जाएंगे ये, ठीक है ना। सक्रिय रूप से गमन करते हैं। ये कैसे रूप से गमन कर रहे थे? स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से, ठीक है ना, सक्रिय रूप से गमन। उदाहरण एग्जाम्पल नोट करेंगे बच्चों, बताइए। एक तो बता सकते हो यार, सारे के सारे बता सकते ना। एक तो मेरे बेटा मछली, गमनांग होते हैं मछली में, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी कि जल की धाराओं के साथ बह रही है, ठीक है। और बताइए जेलीफिश, जेलीफिश और डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है ना। इनकी भी डाइवर्सिटी में बातें करेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डाइटम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, तो ये है आपके मेरे प्यारे बच्चों नेक्टॉन्स, ठीक है ना। ये नेक्टॉन्स हो गए। ठीक है, नंबर 10 हो गया है। नंबर 11 हेडिंग लगा लेंगे बेंथोज। नंबर 11 बेंथोज। ये कौन है गुरु जी? बताता हूं। बेंथोज लिखें समुद्र की गहराई में उपस्थित जीव, समुद्र की गहराई में। बेंथोज कौन से जीव होते हैं? जो समुद्र की गहराई में जो उपस्थित होते हैं, बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर गहराई में उपस्थित होते हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं बेंथोज। उदाहरण लिखेंगे घोंगा, स्टारफिश तारा मछली, तारा मछली, और केकड़ा, क्रैब, ठीक है। ये है हमारे बेंथोज जो कि समुद्र में बहुत अधिक गहराई में पाए जाते हैं। चलिएगा बच्चों, तो ये हमने आज कुछ बातें की इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या हो